हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। बच्चों, यह आपको पता होना चाहिए कि आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही लक्ष्य है। वह लक्ष्य है अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना हुआ आसान। ठीक है, आप चाहे जिस भी बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चाहे 10th हो, 12th हो या फिर कोई अन्य बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, किसी भी राज्य बोर्ड से कर रहे हो, इग्नू से कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको सेम सिलेबस सेम टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उससे पहले थोड़ा अगर आप लोग मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र की चुनौतियां के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ मुख्य चुनौतियों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, कुछ सिद्धांत के बारे में हम लोग जाने थे, जो कि हम लोगों का कुछ आधा टॉपिक बच गया था। उसका हम लोग आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आज ही के साथ क्या हो जाएगा, हम लोगों का यह क्लास 10th का सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे पहले आप किसी ने भी वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर को नहीं सुना है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग प्लीज़ पहले वहां जाकर देख लीजिए। इससे पहले 5 लेक्चर में क्लास सिविक्स की पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पहले वहाँ देख लीजिए तो समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर का लोकतंत्र की चुनौतियाँ का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए, हम लोग कल कहाँ तक अध्ययन किए थे थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कल यहाँ पे क्या किया था, अपने क्लास को अंत किया था। ठीक है, इससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग इसमें पढ़े थे जो है, सबसे पहले लोकतंत्र के कुछ प्रमुख बिंदु को समझे थे। ठीक है, तो पहला वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत को देखे थे। इन सिद्धांत के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखे थे विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। उसके पश्चात देखे थे हम लोग कि प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत क्या होता है। प्रतिनिधि सरकार क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से लोकतंत्र में प्रतिनिधि सरकार बनते हैं। उसके पश्चात हम लोग देखे थे कि उत्तरदायी सरकार का क्या सिद्धांत है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। फिर है हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, प्रतियोगी राजनीति क्या है, इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने जो भी क्लास के आपके फ्रेंड है, कोचिंग कॉलेज स्कूल जहाँ भी आपका दोस्त हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं, समझते हैं प्रतियोगी राजनीति क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं। प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में हम लोग इधर अध्ययन कर रहे थे ना। देखिए यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में, तो वही कहा जा रहा है कि प्रतियोगी राजनीतिक सिद्धांत जो है वह क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आधुनिक है, मतलब यह नया सिद्धांत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप से क्या करें, इस व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी लें। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, फिर से समझिएगा। आधुनिक सिद्धांत में लोकतांत्रिक राजनीति का आधुनिक सिद्धांत में यह कहा जा रहा है
कि राजनीतिक दल, संगठन, समूह क्या करे, इस सिद्धांत का पालन करे और प्रतियोगी सिद्धांत के अंतर्गत वह राजनीति में क्या करे, सक्रिय भागीदारी ले। उसके पश्चात है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है समझते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत कहता है लोकतंत्र के इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र की। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि लोकतंत्र का मतलब अगर आपसे पूछे तो आप सीधा सीधी यह लाइन भी अगर बोल देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इस बच्चे को, इस बंदे को क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का परख पता है। क्या कहेंगे आप कि लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि शक्ति, संपूर्ण शक्ति जनता में निहित हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग विस्तार से मैं पढ़ा रहा हूँ, विस्तार से आप लोग समझिएगा। लेक्चर छोटा ही मैं बना रहा हूँ, बड़ा बड़ा मैं लेक्चर नहीं बना रहा हूँ ताकि बच्चे लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो में आपको क्या दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ। आराम से 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर वीडियो को देखिए, समझ में ना फिर भी आए कमेंट किया कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ बच्चों का कमेंट का। आपका कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सारा यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि 1-1 घंटा का 2-2 घंटा का वीडियो अपलोड किया गया है, पढ़ाया गया है कुछ भी नहीं, टॉपिक कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ देख कर फिर आपके पास यहाँ पढ़ाने आया हूँ। कुछ भी मेन टॉपिक नहीं है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट बच्चे से पूछे जाते हैं। बस ये क्या है, व्यू लेने का एक मोटो है। एक चैप्टर को मैंने देखा है 1-1 घंटा 2-2 घंटा है, फिर भी उसको 3, 4, 5 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। इतना ज़्यादा क्या है भाई, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। हम भी तो वही बुक पढ़ रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये सब फालतू का चीज़ में मत पढ़िए। एग्ज़ाम पास करना है आपको मेन। अगर एग्ज़ाम आप फेल कर जाते हैं तो फिर कोई यही सब यूट्यूब चैनल वाला फिर या फिर कोई नहीं सुनने वाला है, या फिर आपके परिवार नहीं सुनने वाले। तो मेन चीज़ पढ़िए, जो ऑथेंटिक चीज़ है वो पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नागरिक अधिकार का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र की, यह हम लोग कह सकते हैं एक जान है। ठीक है, नागरिकों की जो शक्ति है वो एक क्या है, जान है, अधिकार है। जो लोकतंत्र को अगर कोई बचाए हुए है तो यही अधिकार बचाए हुए हम लोग समझते हैं। लोकतंत्र के इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों को बुनियादी अधिकार जैसे स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय के अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको यह सब लाइन अभी से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक सुनने को मिलेगा अगर आप पॉलिटी लेते हैं तो। ठीक है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता पर अधिकार है, अर्थात किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो किसी के साथ भेदभाव किया जाता है ना, मान कर चलिए आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, यह सब भेदभाव क्या कहता है, लोकतंत्र में इस भेदभाव को नहीं माना जाता है। समझ गए? लोकतंत्र प्रतिनिधित्व एवं उत्तरदायी के सिद्धांत पर भी आधारित है तथा भारत में सभी नागरिकों को सार्वजनिक मताधिकार प्रदान की गई है तथा इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि भारत के सभी नागरिकों, क्या कह रहा है, सार्वजनिक का मतलब है सभी को अपने मताधिकार, जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो अपने वोटिंग का अधिकार सभी को दिया गया है। ठीक है, इस वोटिंग के आधार पर क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। यही वास्तविक लोकतंत्र की परिभाषा है, यही वास्तविक लोकतंत्र का शक्ति है। नेक्स्ट है हम लोग का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की चुनौती।
इसे हम लोग समझते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, जो कि हमारा प्रमुख टॉपिक चैप्टर का भी यही था, चुनौती। चलिए, आज विश्व के लगभग 1/4 देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। 1/4, देखिएगा आंकड़ा याद रखिएगा, 1/4 पूरे विश्व में लगभग 1/4 ऐसे भाग्य हैं जो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, परंतु जहां इसकी स्थापना हो सकी है उस चुनौती देने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। फिर से मैं बता दूं कि कहा जा रहा है कि आज विश्व के लगभग 1/4 ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है, परंतु जहां हो चुकी है वहां की अगर बात करें तो उसे चुनौती देने वाला कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं है। मतलब सर्वोपरि कौन सी व्यवस्था है यह कहा जा रहा है, तो सर्वोपरि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शासन का सबसे बेहतरीन पद्धति कौन सा है, तो लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कई पड़ाव आए। प्रत्येक पड़ाव पर दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां आया। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई आप योग्य कार्य करने जाते हैं, भविष्य में कोई होने वाले अच्छे उद्देश्य के लिए आप करते हैं, तो चुनौतियां भी आपको बहुत ज़्यादा सामना करने पड़ेगी। ये चुनौतियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकृति की थी। ठीक है, अलग अलग देश में अपनी अपनी चुनौतियां थी। कहीं जाति की समस्या, कहीं अमीरी गरीबी, ये सब चीज़ थी। हमारे भारत में अगर आप बाद में अगर क्लास 12th में अगर अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के बारे में, तो हमारे भारत के अंतर्गत आप लोग देखेंगे अपने भारत में क्या होता है। यहाँ पे अनेकों समस्या थी लोकतंत्र की स्थापना, फिर भी यह एकमात्र ऐसा देश है अपना भारत जहाँ लोकतंत्र सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठन करने की चुनौती लोकतंत्र की विस्तार चुनौती है, तथा लोकतंत्र को मजबूत करना लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख चुनौती है। ठीक है, यह तीसरी प्रमुख चुनौती क्या है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह अभी भी वर्तमान में यह चुनौती विद्यमान है। अंतिम जो हम देख रहे हैं वह इस प्रकार से, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप प्लीज़ किसी भी तरह कोई भी आप डिफिनेशन लिखें, उसका एग्जाम्पल लिख रहे हो तो ऐसे ज़रूर पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको मतलब एग्जामिनर को प्रभावित करने का ये तरीका है। ठीक है, लगता है कि बच्चा कुछ जानता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत बच्चे करते कि एक ही लाइन में सब लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है। पॉइंट देकर लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और आपका कॉपी भी भरेगा। चलिए, लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती, पहला है लोकतांत्रिक सरकार का गठन की चुनौती, दूसरा है, ये सब चुनौती है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, तीसरा, चौथा है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, वह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ, सरकार के तीनों अंग के बीच टकराव। 3 अंग आपको पता है ना सरकार के कितने अंग है, मैंने पहला वीडियो में आपको बताया है अच्छी तरह के सरकार के कितने अंग है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा आप लोग। संकीर्ण दलीय राजनीति व संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव। अब हम ये भी आपको बताए थे संघ क्या होते हैं और इकाई क्या होते हैं। पूरा देखिए, आपको जो कुछ भी आपसे सिविक्स में पूछेगा एग्जाम में, या फिर कभी जीवन में कोई भी पूछ दे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दलों द्वारा उम्मीदवारों के टिकट विवरण में क्या है, पारदर्शिता का अभाव व राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को ज़्यादा मतदान दिया जाता है। यह तो सत्य है, लोकतंत्र की परिभाषा इसीलिए तो गड़बड़ा रहा है आजकल। गठबंधन के राजनीति की मजबूरी व क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक भेदभाव, लोकतंत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, सुझाव, शिक्षा एवं जागरूकता व बेरोजगारी की संपत्ति, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर ऐसा तरह से आप लोग लिख लेते हैं तो एग्ज़ामिनर जो चेक करने वाला होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इस बच्चे ने पढ़ा कहाँ से है, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया गया है। मैं भी उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, मैं भी उस बुक को अध्ययन करके आया हूँ। ये सब कुछ पॉइंट नहीं थे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें। आगे है लघुत बातों पर सहमति, स्थानीय स्वशासन की मजबूती। स्थानीय स्वशासन का मतलब आप प्लीज़ सेकंड वीडियो देख लें। समानता की स्थापना, नागरिक के अधिकार एवं स्वतंत्रता की बहाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जो कि वर्तमान में ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता, सुधारात्मक कानून का निर्माण, और अंतिम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये सब कुछ प्रमुख बिंदु है जो आप लोकतंत्र की परिभाषा देते समय, लोकतंत्र की चुनौती की परिभाषा देते समय आप लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। अंतिम हम लोग देखते हैं कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ कितनी गहरी है। यह है अपना बिहार का मैप। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। भारत की अगर हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो अपने बिहार का भी अध्ययन तो करना ज़रूरी है। तो देखिए, बिहार से लोकतंत्र का पुराना रिश्ता रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लोकतंत्र का कोई जननी है तो वह बिहार है। भारत में कैसे है आगे मैं बताऊंगा, अभी छोटा सा मैं शब्द में समझाना चाहता हूँ। वह लोकतंत्र की शुरुआत बिहार के वैशाली के लिच्छवनी से हुआ है। यह एकमात्र ऐसा राज्य था जो सबसे पहले क्या हुआ है, प्राचीन काल में ये सबसे पहले क्या हुआ, गणतांत्रिक राज्य के नाम से स्थापित हुआ। गणतांत्रिक राज्य स्थापित करने वाला एकमात्र ऐसा राज्य है। 16 महाजनपद थे। इन सभी के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पहले अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है तब से लेकर आज तक लोकतंत्र परिपक्व होता गया है और इसका विस्तार होता गया है। वह बिहार भारतीय संघ का एक राज्य है। यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी क्या है, मजबूत है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर समाप्त होता है और आपका सेशन सिविक्स का टोटल एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया है। सिविक्स का पूरी चैप्टर आपका पढ़ाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, जो भी बच्चे अगर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास फीस की समस्या है या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या है, पुस्तक नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पे आप आराम से मेरे लेक्चर को सुनिए डेली, और साथ ही साथ मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। विश्वास कीजिए, इस नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मेरा यह 1 साल का काम नहीं है जो आपसे झूठ बोलकर चला जाऊं। यह मैं कितने वर्षों से कर रहा हूं और काफ़ी बच्चे इससे सफलता प्राप्त किए हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे पे विश्वास कीजिए। निःशुल्क आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। क्या दे रहा हूं, निःशुल्क आपको मैं नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं इस नोट्स को शेयर कर दूंगा क्योंकि यह चैप्टर समाप्त हो गया है पूरी तरह से। तो आज के साथ अपना सिविक्स का चैप्टर समाप्त होता है, पूरा कंप्लीट होता है अपना सिविक्स सेशन। आप लोग आराम से विस्तार से इसको 1 दिन 2 दिन कर डेली देखते रहिएगा, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा जब तक एग्ज़ाम ना हो। अब हम क्या करेंगे, क्लास 10 का जो सिविक्स है इसका चैप्टर वाइज हम लोग क्या लाएंगे, MCQ लाने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें देखते हैं कि हम लोग इसमें MCQ कितना सही कर पाते हैं। ये सही करना है आपको, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने सभी सहपाठियों को बताना भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।